Hey everyone, this is Charu. I welcome you all in my channel Science Side. We are doing the important diagrams for the NEET exam from the digestion chapter, which is in the 11th class. And part 1 वीडियो हम कर चुके हैं. दिस इज द पार्ट 2 वीडियो. लीवर तक हम कर चुके थे. कुछ PYQs इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो आप एक बार उनको देख लीजिए. इंटेस्टाइन में जब हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ते हैं इंटेस्टाइन के, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन था, ये लार्ज इंटेस्टाइन था. लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला पार्ट डिओडिनम होता है, देन हमारे पास जेजुनम होता है, देन हमारे पास इलियम होता है. यही पढ़ते हैं हम लोग. लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले इलियम जो ओपन अप हो रही है एक ब्लाइंड सेक में, उसका नाम है सीकम. देन वी हैव अ कोलोन. कोलोन में भी ऊपर जाने वाला असेंडिंग कोलोन, साइड में जाने वाला ट्रांसवर्स कोलोन, नीचे आने वाला डिसेंडिंग कोलोन, एस शेप का सिग्मोइड कोलोन. ये फोर्थ पार्ट आ गया. ये अगर थर्ड है, दिस इज फोर्थ वन, दिस इज फिफ्थ वन, and this is the rectum sixth part and the seventh is anal canal. important PYQ ये है कि इलियम जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो सीकम के साथ, यहाँ सीकम के साथ जैसे ही आपस में कनेक्शन में आते हैं तो इनके बीच में एक वेल्व है जो वो प्रिवेंट करती है बैकवर्ड फ्लो ऑफ द फूड, कि जो फूड जो हमारा फीकल मैटर है वो वापस ना जाए. दैट वेल्व इज नोन एज इलियो सीकल, दैट इज इलियोसीकल वेल्व. इस वेल्व का नाम याद रखना है. दिस वेल्व इज बिटवीन द इलियम एंड द सीकम. ठीक है, सीकम आपका ब्लाइंड सेक है. ऑल्सो देयर इज अ PYQ, विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज द होस्ट ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. तो दिस इज द पार्ट सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया आपको बताना, कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं. तो दिस इज द पार्ट, सीकम इज दैट पार्ट विच होस्ट द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. एक ये PYQ याद रखना है. एंड वेल्व दैट इज इलियोसीकल वेल्व विच इज बिटवीन द इलियम एंड द सीकम. एक ये PYQ आपको याद रखना. हमारे पास जब हम इंटेस्टाइन में विलाय की बात करते हैं ना, कि इस तरह से हमारे पास म्यूकोसा वाली लेयर में कुछ, दिस इज म्यूकोसा लेयर, एंड म्यूकोसा में हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलती हैं. हम उन्हें बोलते हैं विलाय. विलाय के सरफेस पे भी हमें कुछ कुछ जो हैं आपके कॉल्यूमिनर एपिथेलियल के सेल्स देखने को मिलते हैं, और उनके पास एक स्पेशल फीचर होता है, हम उसको बोल देते हैं माइक्रोविलाय. इनका है ब्रश बॉर्डर. इनको हम कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, ब्रश बॉर्डर सेल्स भी बोलते हैं. गॉबलेट सेल्स इनके ऊपर हमें देखने को मिलते हैं. ये देखिए गॉबलेट सेल्स. तो ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये जो ग्लैंड है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इसका नाम याद रखना है. दिस इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड. इंटेस्टाइनल ग्लैंड इज नोन एज क्रिप्ट ऑफ लाइबरक्यून. ठीक है, ये बात याद रखनी है. इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है, एंड दैट जूस इज नोन एज सक्कस इंटेरिकस. प्लीज इसका नाम याद रखना. दिस इज नोन एज अ सक्कस इंटेरिकस. ये मैं बात कर चुकी हूँ. इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है ना, ये आपको मैं आज कंप्लीट करवा दूंगी. इंपॉर्टेंट सेल्स कौन से हैं? सबसे पहले विलाय में गॉबलेट सेल्स देखने को मिल रहा है. ये क्या रिलीज करता है? म्यूकस का सिक्रेशन. ठीक है. देन वी हैव एब्जॉर्प्टिव सेल्स. इनको एंटीरोसाइट भी बोलते हैं. एंटीरो वर्ड कब यूज करते हैं? जब हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं. और सेल की बात कब करते हैं हम? जब हम साइट वर्ड लगा देते हैं किसी के साथ, मतलब हम सेल की बात करते हैं. तो एंटीरोसाइट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. इनको एब्जॉर्प्टिव सेल्स भी बोल सकते हैं, एंटीरोसाइट भी बोल सकते हैं. इनके पास ये माइक्रोविलाए हैं जो कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करवाते हैं. एब्जॉर्प्शन करवाते हैं कैसे? वो पैसिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्प्शन करवाते हैं. एक्टिव, यहाँ तो पैसिव, वो भी आपको बताऊंगी नेक्स्ट. आपके पास ये जो क्रिप्ट ऑफ लाइबरक्यून है, यहाँ से तो आपका सक्कस इंटेरिकस रिलीज हुआ. इससे नीचे ये जो म्यूकोसा वाली लेयर है, यहीं पे हमें अर्जेंटेफिन सेल्स भी देखने को मिलते हैं. अब इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ बच्चे. अर्जेंटेफिन सेल्स एंड एक और है पैनिथ सेल्स. इनका भी एक PYQ देखने को मिला है नीट एग्जाम में. अर्जेंटेफिन सेल्स आपके कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं.
अर्जेंटेफिन सेल्स कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो रिलीज करते हैं सेरोटोनिन को, यहाँ नाम लिख रही हूँ, सेरोटोनिन को वो रिलीज करते हैं, तो मेटोस्टैटिन को, स्टैटिन को, एंड वो रिलीज करते हैं हिस्टामिन को, हिस्टामाइन भी बोल सकते हो। इन तीनों हॉर्मोन्स को रिलीज करता है अर्जेंटेफिन सेल्स। प्लीज आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। और ये तीनों सेल्स मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, मोटिलिटी इनसाइड द इंटेस्टाइन, इन इंटेस्टाइन। ये मैंने यहाँ लिखा है, हौच पौच हो गया, आगे मैं एक प्रॉपर टेबल बनाऊंगी, वहां भी मेंशन कर दूंगी। पैनिथ सेल्स भी है हमारे पास। ये पैनिथ सेल्स जो हैं ये रिलीज करते हैं लाइजोजाइम। फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी भी होती है इनके पास, फैगो समझ आना बच्चे, दिस इज फैगोसाइट्स की तरह एक्ट करते हैं, लाइजोजाइम रिलीज करते हैं। और अगर कोई लाइजोजाइम वाली प्रॉपर्टी है जिसके पास, इसका मतलब वो बैक्टीरिया को क्या कर देगा, किल कर देगा, बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। तो ये पैनिथ सेल का काम है। ब्रूनर ग्लैंड, दिस इज द एक्सेप्शन, जैसे बोलते हैं ना केमिस्ट्री में एक्सेप्शन, दिस इज द ओनली ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। ये मैं तब भी बता चुकी थी, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। सब म्यूकोसा में प्रेजेंट, सिर्फ इकलौता डिओडिनम की सब म्यूकोसा में इकलौता ऐसा ग्लैंड है जिसका नाम ब्रूनर ग्लैंड है, जो सब म्यूकोसा में पाया जाता है। और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, अल्केलाइन म्यूकस, अल्केलाइन म्यूकस सिक्रीट करना, ठीक है। अल्केलाइन म्यूकस को सिक्रीट करना इसका फंक्शन है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही स्टमक से हमारा काइम जो है, जो फूड है जिसको हम बोलते हैं काइम, वो एंटर करता है इंटेस्टाइन में, तो उसकी बच्चे पीएच तो थी बहुत ही एसिडिक। कितनी एसिडिक, 1.8 अप्रोक्सीमेटली पीएच थी। इंटेस्टाइन तो इतना पीएच नहीं झेल सकता, इसलिए ये अल्केलाइन म्यूकस इसकी पीएच को अप टू 7.8 मेंटेन करके रखता है। तो ये थे कुछ सेल्स जो कि डायग्राम में आपको दिख रहे थे, जिसमें से अर्जेंटेफिन सेल और पेनिथ सेल मुझे PYQ दिखा तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ हमारे पास सेल्स होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको टेबल बना रही हूँ। हमने नंबर 1 देखा है गॉबलेट सेल्स का, म्यूकस का रिलीज कर रहे थे, मैं सिर्फ नेम लिखूंगी यहाँ पे। उसके बाद हमने एंटीरोसाइट के बारे में पढ़ लिया। एंटीरोसाइट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए एंटीरोसाइट्स के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ये भी यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। तीसरा हमारे पास अर्जेंटेफिन सेल्स थे, टेफिन सेल्स थे, ठीक है। इनके पास कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो मोटिलिटी में, हॉर्मोन्स जिनका नाम मैंने आपको बता दिया, हॉर्मोन्स मोटिलिटी में, मोबिलिटी मोटिलिटी जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। एंड देन वी हैव अ पैनिथ सेल्स, पैनिथ सेल्स जो हैं आपके, ए भी आएगा बीच में, पैनिथ सेल्स आपका हेल्प करता है, ये रिलीज करता है कुछ लाइजोजाइम को बैक्टीरिया को किल करने के लिए। इसके अलावा फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी होती है, फैगोसाइट्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इम्पॉर्टेंट कुछ सेल्स हैं जो यहाँ लिख रही हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे हम स्टमक में G सेल्स की बात करते थे, वैसे इंटेस्टाइन में हम S सेल्स की बात करेंगे, हम K सेल्स की बात करेंगे। पहले CCK लिख देती हूँ, दिस इज CCK सेल्स, पॉलीसाइटोकाइनिन सेल्स, एंड देन लास्ट वी हैव अ G सेल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स, ऐसे सेल्स जो सीक्रेट सेल्स हैं एक तरह से, ये सिक्रेटिन को रिलीज करेंगे, सिक्रेटिन हार्मोन को रिलीज करेंगे। और जो CCK सेल्स हैं, CCK सेल्स दैट इज काइलोसाइटोकाइनिन सेल्स, ये काइलोसाइटोकाइनिन हार्मोन को रिलीज करेंगे। और लास्ट में K सेल्स GIP
आपका जो है दैट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, पूरा नाम भी लिख देते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसको रिलीज करते हैं। और इनके काम क्या है अब वो बता रही हूँ। ये जो 7 सेल्स हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो ड्यूनर ग्लैंड है वो सब म्यूकोसा के लिए है। और ये सारे सेल्स आपको म्यूकोसा की लेयर में देखने को मिल जाएंगे। एस सेल्स सिक्रीटिन हार्मोन को रिलीज कर रहे थे। सीसी के सेल्स साइटोकाइनिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड को रिलीज करते हैं। अब इनके लिख रही हूँ, ये इंटेस्टाइन में ये तीनों है कहाँ पे प्रेजेंट है ये तीनों, अभी बार बार बात कर रही हूँ, ये तीनों बच्चे हैं तो इंटेस्टाइन में, लेकिन अपना काम जो है, अपना जो एक्शन है, अपना जो काम है वो कहीं और कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? ये दोनों जो हैं ये पेनक्रियाज में एक्ट करता है और ये भी पेनक्रियाज में एक्ट, ठीक है। पेनक्रियाज में एक्ट करने से सीक्रेटिन जो है वो रिलीज करता है बाइकार्बोनेट्स को। क्यों? ताकि अल्कलाइन पीएच को मेंटेन कर सके। क्यों? यहाँ लिख देती हूँ छोटा सा, अल्कलाइन पीएच की। और पेनक्रियाज में कॉलीसाइटोकाइनिन, इसमें मैंने स्पेलिंग में कुछ किया है गलती। कॉलीसाइटोकाइनिन जो हार्मोन है पेनक्रियाज में, ये रिलीज करवाता है एंजाइम्स को। और गॉल ब्लैडर में, यहाँ छोटा सा लिख रही हूँ, गॉल ब्लैडर में जाके ये बाइल का रिलीज करवाता है। बाइल वहीं स्टोर होता है ना गॉल ब्लैडर में, फॉर्मेशन कहाँ होती है? लीवर में। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में बाइल का रिलीज कौन करवाता है? कॉलीसाइटोकाइनिन सेल्स। कॉलीसाइटोकाइनिन हार्मोन वहां जाके एक्ट करेगा गॉल ब्लैडर पे, पेनक्रियाज में एक्ट करेगा, एंजाइम रिलीज करवाएगा, गॉल ब्लैडर में एक्ट करेगा, बाइल का रिलीज करवाएगा। अब ये जो जीआईपी है, क्योंकि इसके वर्ड में, इसके नाम में गैस्ट्रिक वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये जाएगा स्टमक में और इनहिबिट करेगा यानी रोक देगा किसका रिलीज? ये रिलीज जी सेल्स की जो सिक्रीशन थी, जो गैस्ट्रिन हार्मोन है उसका रिलीज होना रोक देगा, गैस्ट्रिन हार्मोन का रिलीज होना रोक देगा। इसीलिए इसका नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये इसका नाम है। जीआईपी रिलीज करता है ये बातें आपने याद रखनी है। तीनों कहाँ प्रेजेंट है? ये तीनों कहाँ प्रेजेंट है बच्चे? इंटेस्टाइन में। काम कहाँ कर रहे हैं? ये दोनों पेनक्रियाज में काम कर रहे हैं। ये तीसरा जो है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड रिलीज करता है, तो गैस्ट्रिक यानी स्टमक में काम करता है। ये सब बातें इंपॉर्टेंट थी जो आपने याद रखी है। नाउ नेक्स्ट, ये हम कर चुके थे ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो छूट गई हो। यहाँ पे देखिए गोबलेट सेल्स आपको म्यूकस रिलीज करते हुए दिख रहे हैं, आपको ये सेल्स दिख रहे हैं। इन सेल्स का नाम है एंटीरोसाइट। एपिथेलियल सेल्स कौन से? कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। माइक्रोविलाई है इनके सरफेस पे। लैक्टियल की बात हो गई थी, इसको लिम्फ वेसल बोलते हैं। इस लिम्फ वेसल की फॉर्मेशन जो है, जो ओरिजिन है, ये सब म्यूकोसा वाली लेयर में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ गया। अब इसको लैक्टियल क्यों बोलते हैं? लैक्टियल मतलब इसके पास है फैट्स जो कि वाइट कलर में इस वेसल, लिम्फ वेसल को शो करते हैं। जब भी हम विलाई के अंदर लैक्टियल देखते हैं तो वो व्हाइट कलर की हमें नजर आती है, बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फैट मॉलिक्यूल्स हियर, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, हम लीवर पे पहुंच गए थे। लीवर में हमने 2 लोब्स देखी थी, राइट एंड लेफ्ट लोब। यहाँ पे हमने राइट वाली हिपैटिक डक्ट देखी थी, बाइल का रिलीज यहीं से होता है, ठीक है। लीवर से फॉर्मेशन होता है बाइल का, और इस डक्ट के थ्रू ये कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है डक्ट। गॉल ब्लैडर में यहाँ पे क्या होती है? स्टोरेज होती है बाइल की। उसके बाद यहाँ से भी एक डक्ट निकल रही है जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट। जब सिस्टिक डक्ट और ऊपर से आने वाली हिपैटिक डक्ट आपस में मिल जाती हैं तो वो एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, या अकेला आप बाइल डक्ट बोल सकते हो। ये बाइल डक्ट गई इस तरफ, पेनक्रियाज है हमारे, ठीक है। इन पेनक्रियाज के पास है पेनक्रिएटिक डक्ट, इन पेनक्रियाज के पास है पेनक्रिएटिक डक्ट।
ये दोनों जब आपस में मिल गई, यहाँ जैसे कहीं मिल गई, इनका जो थोड़ा सा मिलने के बाद स्वोलन रीजन हम देखने को मिलता है, ये जब कॉमन हो गई ना तो इसका नाम है हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट इसका नाम है। उसके बाद ये जो स्वोलन रीजन है ना इनका, दिस इज नोन एज हिपैटोपैनक्रिएटिक एम्पुला। दैट इज हिपैटोपैनक्रिएटिक एम्पुला। अब ये ओपन अप कहाँ होगा, ये सारा मटेरियल, ये देखिए यहाँ से डक्ट आई, यहाँ से डक्ट आई, ये डक्ट नीचे की तरफ गई, इसका नाम था कॉमन बाइल डक्ट। फिर पैनक्रियाज की अपनी डक्ट है, दिस इज नोन एज अ पैनक्रिएटिक डक्ट या डक्ट ऑफ वीरसंग। ये दोनों आपस में जब मैच कर गई यहाँ कहीं पे, उसका नाम हमने डाल दिया हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। डिओडिनम में एंटर करने के लिए इनके पास होता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। यहाँ पे ओपन अप होंगी कहीं डिओडिनम में, ये रहा सी शेप का डिओडिनम। ओपन होने के लिए इनके पास होता है एक स्फिंक्टर, दैट इज स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ऑडाई, जो भी आप बोलना चाहते। तो यहाँ पे लीवर में बाइल का हुआ फॉर्मेशन, बाइल में किसी तरह का कोई एंजाइम नहीं है, मतलब ये डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करने के लिए इसके पास एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है विच इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है बाइल। क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है, इसके पास कोई एंजाइम नहीं है। ठीक है, बाइल के अंदर और क्या क्या मटेरियल होता है, अगर बाइल की कॉम्पोजिशन देखें तो बाइल के अंदर बच्चे कुछ बाइल के पिगमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिलीविडिन एंड बिलीरुबिन। ये दोनों पिगमेंट्स हमारा जो फीकल मैटर है, और जो हमारा यूरिन है, उन दोनों को येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है। द फीकल मैटर और द यूरिन इज येलो इन कलर बिकॉज ऑफ विच पिगमेंट, तो आप आंसर देंगे बिलीविडिन, बिलीरुबिन, येलो कलर, ये बाइल के पिगमेंट्स हैं। इसके अलावा बाइल सॉल्ट्स होते हैं, यही बाइल सॉल्ट्स जो हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करते हैं। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इसके अलावा बाइल में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मान के उसको बॉडी से हम बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट हैं, फॉस्फोलिपिड्स कुछ प्रेजेंट होते हैं। तो ये है बाइल के अंदर। बाइल में किसी तरह का एंजाइम नहीं है जो डाइजेशन में हेल्प करेगा, फिर भी ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, बाइल सॉल्ट जो हैं इमल्सिफाई करते हैं फैट्स के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ लाइपेस भी करते हैं, जो लाइपेस एंजाइम है ना उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, इट एक्टिवेट द लाइपेस। एंड ये दोनों पिगमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, जो कि बनते कैसे हैं वो भी बता देती हूँ। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन आपको पता है ना, हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्प्लीन, ये दिख रहा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लीन? दिस इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का लाइफ साइकिल कितना होता है? 120 डेज का होता है। सिर्फ इतने दिन ही आरबीसी जो है वो सर्वाइव करते हैं। उसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती है, इट कम्स टू द स्प्लीन वाले पोर्शन में आ जाएंगे। वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन हमारा एक प्रोटीन है, जब वो टूटेगा, उसके टूटने से बनता है, जब उसका ब्रेक डाउन होगा ना हीमोग्लोबिन का, उसके ब्रेक डाउन से हमारे पास मिलता है हमें बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो यहाँ से हमें मिला बिलीरुबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन की ब्रेकडाउन से जो मटेरियल हमारे पास आया है, दैट इज नोन एज, दैट पिगमेंट्स आर नोन एज अ बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन। स्प्लीन जो ग्रेवयार्ड है आरबीसी का, वहाँ पे ये दोनों बनते हैं और उसके बाद ये कलर देते हैं
ये बाइल पिगमेंट्स की तरह एक्ट करते हैं, बाइल में जाके स्टोर हो जाते हैं, बाइल में प्रेजेंट होते हैं ये दोनों, और कलर देते हैं फीकल मैटर को और यूरिन को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हमने जब ये डायग्राम करा था लीवर में तो मैंने आपको ट्राइएड दिखाया था, दिस इज पॉटल ट्राइएड। कैसा ट्राइएड? पॉटल ट्राइएड। ठीक है, मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट बात बताई थी, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो फंक्शनल यूनिट है लीवर का, उस फंक्शनल यूनिट को हम बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल। क्या बोलते हैं हम? ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या बोलते हैं? हिपैटिक लोब्यूल। कैसा स्ट्रक्चर होता है हिपैटिक लोब्यूल का? ऐसे बहुत सारे हिपैटोसाइट्स अंदर देखने को मिलते हैं, यानी लीवर के जो सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं हिपैटिक सेल्स, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट वो देखने को मिल रहे हैं, कितने सारे हैं। इन सब से क्या होता है? बाइल का फॉर्मेशन होता है। तो बाइल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको कलेक्ट भी तो करना है। तो जब हम कलेक्ट करते हैं तो बाइल की वो जो छोटी छोटी सी डक्ट्स हैं उनको हम नाम देते हैं बाइल कैनलक्यूलाई। आपको देखने को मिल रही होंगी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही बाइल कैनलक्यूलाई। आसपास तो सेल्स ही सेल्स हैं, उन सेल्स से आपको ये बाइल डक्ट देखने को मिल रही है, दिस इज नोन एज अ बाइल कैनलक्यूलाई। ठीक है, छोटे छोटे ये सेल्स फॉर्मेशन करके इसके अंदर सिक्रीशंस कर रहे हैं, एंड इनको बाइल के जो बाइल, ये जो सेल्स हैं ये बाइल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ मुझे फॉर्मेशन लिखना था, और फॉर्मेशन करके ये किसी डक्ट में इकट्ठा कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अ बाइल कैनलक्यूलाई। ठीक है, पोर्टल वेन आपको देखने को मिल रही है, ये पोर्टल वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, कहाँ से? इसीलिए तो उसको पोर्टल बोला, इंटेस्टाइन से लेके आ रही है। और जितना एक्सेस ऑफ ग्लूकोज उसको लग रहा है ना कि मेरे पास बहुत ज़्यादा, इंटेस्टाइन से लेके आ रही है, इसको ऐसे लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारा ग्लूकोज है, इंटेस्टाइन को लग रहा है, तो मैं ऐसे करती हूँ, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं भेज देती हूँ लीवर में, ताकि लीवर जो है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके अपने पास रखें। ऐसे ही होता है ना, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द लीवर, ऐसे ही बोलते हैं हम। जब भी हम फास्टिंग की कंडीशन में होता है तो उस ग्लाइकोजन को जो कि स्टोर फॉर्म में है हम उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हिपैटिक आर्टरी है, आर्टरी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करना। ये आर्टरी है, इसका काम है ऑक्सीजन की सप्लाई करना, ऑक्सीजन की सेल्स को सप्लाई करना। और सेल्स में से जितना छोटा छोटा मटेरियल है, छोटा मटेरियल मतलब अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ले लेगी अंदर, ठीक है, फिर अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ले लेगी, ठीक है, तो ये आर्टरी का काम है। पोर्टल वेन का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुफर सेल्स मैंने तभी बताए थे, ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं, ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन लिवर। क्वेश्चन यही आता है वी आर कुफर सेल्स आर प्रेजेंट, तो कुफर सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द लीवर, लीवर में है। देन वी विल रीच टू द पेनक्रियाज में हम पहुंच चुके थे। पेनक्रियाज आपका एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। पीएच अप्रॉक्सीमेटली, मैं अप्रॉक्सीमेटली लिखूंगी, अप्रॉक्सीमेटली इसकी पीएच 8 के आसपास है, यानी कि बेसिक है, यानी कि अल्केलाइन पीएच है। इसीलिए इससे निकलने वाले जो पेनक्रिएटिक जूसेस हैं, जो इंजाइम्स हैं, वो क्या करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर जाके जो एसिडिक पीएच थी जो स्टमक से आ रही थी उसको अल्कलाइन करने में हेल्प करते हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों? क्योंकि इसके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं। एक्सो वाले ग्लैंड्स यानी डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन करते हैं, डक्ट बना के अपनी सिक्रीशंस करते हैं। एंडो का मतलब अंदर ही अंदर, एंडो वैसे भी वर्ड अंदर के लिए होता है, अंदर ही अंदर यानी ब्लड में अपनी जो हॉर्मोन्स हैं उनको रिलीज करते हैं, हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं, इसीलिए पेनक्रियाज को हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं हम। अब इन पेनक्रियाज का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, ऊपर से आ रही थी हिपैटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से आ रही थी सिस्टिक डक्ट, पेनक्रियाज के पास थी पेनक्रिएटिक डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट है। ये कैसी है? कॉमन बाइल डक्ट, नाम लिखा है मैं ऐसे लिखने लगी थी। कॉमन बाइल डक्ट और हिपैटिक डक्ट आपस में मिल गई और इसका नाम है हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट। हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट कहाँ ओपन हो रही है? डिओडिनम के अंदर। ओपन होने के लिए इसने यहाँ पे फॉर्मेशन बनाया, दैट इज हिपैटोपेनक्रिएटिक एम्पुला। यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख रही हूँ हिपैटोपेनक्रिएटिक एम्पुला।
और एम्प्यूला जैसे ही डिओडिनम के अंदर ओपन अप होगा तब वहां पे देखने को मिलेगा स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है, और डिओडिनम में ओपन अप हो जाएगा। आपको नाम याद रखने हैं, लीवर से निकलने वाली हिपैटिक डक्ट है, गॉल ब्लैडर से निकलने वाली सिस्टिक डक्ट है। ये दोनों साथ में इकट्ठी हो गई तो उसका नाम हमने रख दिया कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट किससे मैच कर गई फिर जाके आगे, वो पेनक्रियाज से जाके मिल गई। पेनक्रियाज से जैसे ही मिली ये दोनों ने बनाया हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट, ये बनाया, इसका नाम मैंने आपको बता दिया है। अब पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पेनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, तो मैंने कहा इसके पास कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो डक्ट के थ्रू, ये डक्ट आपको दिख रही है, दिस डक्ट इज नोन एज पेनक्रिएटिक डक्ट, उसमें ये सेल्स किस तरह से अपनी सिक्रीशन कर रहे हैं। इन सेल्स का नाम है एसिनाई या एसिनर सेल्स भी बोल सकते हैं, या आप एसिनाई बोलते हैं, ठीक है। 90% काम ये कर रहे हैं पेनक्रियाज के अंदर, कैसा काम कर रहे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह ये अपनी सिक्रीशन डक्ट के अंदर करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये ब्लू कलर के जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। पूरा नाम नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है पेनक्रिएटिक आइलेट्स, आप इनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं। ये 1 to 2% जो है अपना सिक्रीशन करते हैं और एंडोक्राइन हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, पेनक्रियाज कितने आपके डाइजेस्टिव इंजाइम्स को रिलीज करता है, 3 डाइजेस्टिव इंजाइम्स को रिलीज करता है, ये यहाँ लिख रही हूँ मैं, इंजाइम्स को रिलीज करता है। और 2 इसके इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स होते हैं, उन हॉर्मोन्स का नाम यहाँ लिखा हुआ है। पैनक्रिएटिक हॉर्मोन्स हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है ना, इन्हीं के पास बच्चे 2 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। और ये दोनों ही अल्फा सेल्स, यहाँ पे जैसे जी जैसी स्ट्रक्चर नहीं बन रही, आपको लग नहीं रहा कि ये जी की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है, ये ग्लूकागॉन का रिलीज करवाता है। और जो बीटा सेल्स हैं ये इंसुलिन हार्मोन का रिलीज करवाते हैं, दिस इज फॉर द इंसुलिन हार्मोन रिलीज। अब ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन क्या करते हैं ये तो पता है आपको, जब हम बहुत सारा ग्लूकोज ब्लड में हमारे एक्यूमुलेट हो जाता है तब उस एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हमारी हेल्प करता है। ये ग्लूकोज का लेवल जो है उसको कंट्रोल करता है, उसके लेवल को कंट्रोल करता है। लेकिन हम किसी दिन फास्ट रख लेते हैं और फास्टिंग के कंडीशन में हमें ग्लूकोज चाहिए होता है, इफ वी नीड द ग्लूकोज इन आवर बॉडी, देन ग्लूकागॉन जो है ये रिलीज ऑफ ग्लूकोज में हेल्प करता है, ये रिलीज ऑफ ग्लूकोज में हेल्प करता है। दोनों का मैंने बता दिया है, ठीक है।